तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है, तो आज मंडे नाइट रॉ पे हमें क्या-क्या देखने को मिला उसके बारे में रिव्यू करे जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ पे पहले हमें सीएम पंक देखने को मिले, जहाँ सीएम पंक के लाउड चैंट आज लगे हैं। सीएम पंक रिंग में आते हैं और बताते हैं कि जब वो वापस आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो उनका 2 गोल था। एक तो रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना और दूसरा वर्ल्ड चैंपियन बनना। एक तो हो गया है लेकिन एक अभी बाकी है जो कि समर स्लैम में होना है। मैं इस बात की कन्फर्मेशन नहीं देता हूँ कि मैं चैंपियन बनूँगा, लेकिन मैं क्विट नहीं करूँगा। मैं सब कुछ दूँगा अपना और अपना सब कुछ करूँगा। यहाँ पे वो गुंथर की तारीफ भी करते हैं कि कैसे वो 660 डेज के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था, सेकंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अभी है। मतलब वो काफ़ी तारीफ करते हैं गुंथर के बारे में, फिर अपने आप को भी हाइप करते हैं और कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं हर पॉइंट पे लड़ूंगा, ये सब बोलते रहते हैं। वहाँ पे गुंथर का म्यूजिक हिट होता है, गुंथर आते हैं रिंग में, पहले तो लाउड बू के चैंट लगते हैं और कहते हैं यू टैप आउट, फिर गुंथर कुछ कहने जाते फिर बू के चैंट लगते हैं, फिर कहते हैं यू टैप आउट, फिर वो कहते हैं गुंथर कि मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट करने नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ बताने आया हूँ कि हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, तू भी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, मैं भी बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, हम दोनों में ईगो है लेकिन मेरा ईगो जस्टिफाइड है, तेरा के कारण है कि ऑडियंस तुझे सपोर्ट करती है, पर मेरा है कि मैं एक्यूमुलेट हूँ, अचीवमेंट हो और अभी चैंपियन। यहाँ पे वो कहते हैं समर स्लैम में भाई मैं तुझको तोड़ने वाला हूँ और फिर से मैं एक चैंपियन हूँ, तो मैं चैंपियन की तरह आउट होने वाला हूँ वहां से। तो काफी अच्छा प्रोमो कट किया यहाँ पे सीएम पंक और गुंथर ने, जहाँ पे गुंथर भारी पड़े हैं प्रोमो कट में, जो उनका बोलने का तरीका था काफी अच्छा था। मतलब ऐसा लगा कि भारी पड़ चुके हैं सीएम पंक के ऊपर। लेकिन अब ये क्वेश्चन यही है, क्या गुंथर हारने वाले हैं या सीएम पंक जीतने वाले हैं? मतलब बात तो दोनों सिमिलर एक ही है कि यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब गुंथर जीतेंगे या सीएम। अब हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है रूसो वर्सेस शेमस का मैच, जहाँ मैच काफी फास्ट एंड फेस होता है, काफी सारे अच्छे एपिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं और शेमस के वो 10 वाले जो होते हैं रिंग साइड फंसा के मारते हैं वो देखने को मिला है। रुसेफ का स्लीपर होल्ड देखने को मिला जहाँ पे वो लॉक में फंसा लेते हैं, लेकिन किसी तरीके से शेमस ने उसको मतलब पास आउट किया। उसके बाद अब रूसेफ थक चुके थे अब हील कैरेक्टर में, तो वो कुछ करने की सोच ही रहे थे। तो यहाँ पे वो टर्न बकल का जो साइड में टर्न बकल का पैड जो होता है उसको हटाते हैं और यहाँ शेमस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेमस उन्हीं का फेस उस पर लड़ा देते हैं। उसके बाद रेफरी पैड लगाने जाता ही है कि मतलब यहाँ पे स्टिक उठाते हैं रूसेफ और मारने की कोशिश करते हैं शेमस को, लेकिन शेमस उस चीज से बचते हैं और ब्रो किक मारते हैं और यहाँ पे थोड़ा रेफरी मतलब डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन तब भी शेमस पिन फॉल की मदद से इस मैच को जीत लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा शॉकिंग था थोड़ा कि रूसेफ को हराकर शेमस को जिताना। अब इसकी स्टोरी लाइन शायद कंटिन्यू और करना चाहते हैं, 1-2 मैचेस और करवाना चाहते हैं रूसेफ और शेमस के बीच में, शायद इसलिए किया गया हो। जो भी था इंटरेस्टिंग मैच था, काफी बढ़िया मैच था। अब हमें नंबर 1 कंटेंडर का मैच देखने को मिलता है फॉर दी टैग टीम चैंपियनशिप, जो कि होता है न्यू डे वर्सेस EWO वर्सेस द क्रीड ब्रदर्स, जहाँ इस मैच में एल ग्रैंडो अमेरिकानो का भी डिस्ट्रैक्शन और इंटरफेरेंस देखने को मिलता है इस मैच में, लेकिन इस चीज का फायदा मिलता है EWO को, जहाँ पे इस मैच को पिन करके कूफी को इस मैच को जीत लेते हैं EWO, जो कि अब फेस करने वाले हैं फिन बैलर और जेडी मिकडोना को समर स्लैम में। बैक स्टेज में क्या देखने को मिलता है, कोफी किंगस्टन एडम स्पेयर से बात कर ही रहे होते कि यहाँ पे ग्रेसन वॉकर आते हैं और बताते हैं कि वो अलग हो चुके हैं ऑस्टन थ्योरी से, लेकिन कहाँ पे हुए ये तो पता ही नहीं चला। स्टोरी लाइन काफी कंटिन्यू की गई, इनकी ये सेपरेट होने की तो न्यूज आ ही रही थी, 1.5 साल तक दिखाया गया, लेकिन ऑफ स्क्रीन जाके इनका मतलब सेपरेशन करा दिया गया। हो सकता है आने वाले समय में दिखाया जाए, लेकिन क्यों हुआ अभी उसका रीजन हमें नहीं मिला है। अब नेक्स्ट हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है, अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ आती है, जहाँ उनके भी बू के चैंट लग रहे थे। वो कहती हैं ये सब मत करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था अपने प्रीमियम मूवी के लिए जो कि आने वाला है, हैप्पी गिलमोर 2 करके मूवी का कुछ नाम है, उसी के बारे में बता ही रही होती कि मतलब ऑडियंस की बेइज्जती कर देती कि भैया मैं तुम्हारे बीच में फंस गई, मुझे तो अपने प्रीमियम पे होना चाहिए था। वो कहती है कि लायरा वेलकेरी कितनी मतलब ग्रीडी है, उसे 2-2 चैंपियनशिप चाहिए, मैं भी 2 बार चैंपियन बनी हूँ लेकिन वो एवोल्यूशनरी था, ये तो बहुत सेल्फिश है, इसको इतनी बार चांस मिला है तब भी कहती है नहीं नहीं मुझे एक और चांस चाहिए, एक और चांस चाहिए। वो कॉल आउट करती हैं लायरा वेलकेरिया को, लायरा वेलकेरिया को म्यूजिक हिट होता है, वो आती है रिंग में, जहाँ पे वो लायरा वेलकेरिया के साथ एक कंडीशन रखती है, कहती है कि अगर मैंने तुम्हें समर स्लैम में हराया तो चैंपियनशिप के लिए मुझसे और डिमांड नहीं करोगे, इसके पीछे नहीं आओगी। तो इस बात को लायरा वेलकेरिया एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वो कहती हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा और नो सबमिशन मैच होगा, ये मैच चलता रहेगा जब तक हम दोनों कोई एक पिन ना हो जाए। और इस बात को बेकी लिंच भी थोड़ा मतलब डरते डरते एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद हाथ मिलाने की कोशिश करती हैं बेकी लिंच, जो कि इनका मूव होता है कि मतलब इनको पीटने के लिए, लेकिन लायरा वेलकेरिया समझ चुकी होती है, वो अटैक के लिए जाती हैं, लेकिन मैन हैंडल लायरा वेलकेरिया लगा देती हैं बेकी लिंच को। अब हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे बेली लायरा वेलकेरिया फेस कर रही होती है राकेल रॉड्रिगस और रॉक्सन पर्च को। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एप्रिन के ऊपर वो होते हैं जहाँ पे उनको बिग बूट लगता है राकेल के द्वारा, वो भी गलती से। उसके बाद मेडिकल टीम यहाँ पे जांच करने के लिए आती है उनकी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एजे स्टाइली मेडिकल स्टाफ बना
बनकर आते हैं और वो सीपीआर देने लगते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो डर के मारे वहाँ से भागते हैं जल्दी-जल्दी। अब इस बात का फ़ायदा उठाती है बेकी लिंच, जहाँ बेकी लिंच अटैक करती है लायरा वेल्केरिया के ऊपर। अब बेली अकेले पड़ जाती है। यहाँ पे तहाना बॉम्ब लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं रकेल रॉड्रिगेज़ और रॉक्सन पंच। अब बैक स्टेज भी कंटिन्यू रहता है एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टीरियो का सेगमेंट, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो जब अपनी कार से आते हैं तो वो सफाई वाले कर्मचारी बन के खड़े होते हैं एजे स्टाइल, जहाँ पे फिर वहाँ से भी दुम दबा के डोमिनिक मिस्टीरियो भागते हैं। फिर रिपोर्ट आती है कि मेडिकल टीम की कि वो मतलब अभी अनक्लियर है, कुछ अनडाउटेड रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब पेडोस्फेयर कहते हैं या तो तुम अपना टाइटल दे दो या तो फिर मैच करो। यहाँ पे क्या होता है फिर पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल को, जिससे कंफर्म हो जाता है इन दोनों का मैच समर स्लैम के लिए। लेकिन क्या समर स्लैम में एजे स्टाइल चैंपियन बनेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यही है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस क्रेमियन क्रॉस का, जहाँ पे क्रेमियन क्रॉस को विक्ट्री मिलती है। यहाँ पे मदद करते हैं कार्लेट, जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेफरी को और देती हैं स्टील पाइप क्रॉस को, जहाँ की अटैक कर सके सैमी ज़ेन के ऊपर। इस चीज़ से अटैक करते भी हैं और रेफरी इस चीज़ को देखते नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं स्कारलेट। उसके बाद पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं क्रॉस, जहाँ क्रॉस के लिए एक विन आया है और हो सकता है प्रोग्रेस हो इनकी स्टोरी लाइन में और उनको थोड़े और अच्छे मैचेस मिले। अब नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है हमें स्टेफनी वर्सेस इयो स्काई का, जहाँ पे ये मैच काफ़ी अच्छा था, ऑडियंस का इंटरेस्ट बना हुआ था। यहाँ पे हमें दो बार डेविल किस देखने को मिला, एक तो एप्रिन के ऊपर, दूसरा रिंग के अंदर। ये मैच अच्छा चल ही रहा होता है कि सीक्रेट हावेस वाले मेंबर आ जाते हैं, जहाँ पे चेल्सी ग्रीन अटैक करती हैं स्टेफनी के ऊपर। उसके बाद स्टेफनी के मेंबर अटैक कर देते हैं इयो स्काई और स्टेफनी के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से वो मैनेज करते हैं। यहाँ पे नियोमी अचानक से अटैक कर देती है स्काई के ऊपर पीछे से, जहाँ पे इस तरीके से अटैक करती है कि वो गिर जाती है स्टेफनी के ऊपर। फिर यहाँ पे नियोमी अटैक कर रही होती है इयो स्काई के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे रिया रिफली आती है हेल्प करने के लिए। यहाँ पे फिर इसके बाद स्टैंड टॉल करते हैं ये तीनों अंदर, रिया रिफली, इयो स्काई और स्टेफनी। क्योंकि इनका मैच होना है समर स्लैम में तो ये स्टोरी लाइन कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, जहाँ पे पेरिस में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है स्टेफनी को। जो भी जीतेगा समर स्लैम में वो फेस करेगा स्टेफनी के साथ। अब घड़ी आ चुकी थी उस टाइम की जिसका इंतजार सब फैंस कर रहे थे, यानी यहाँ पे सेगमेंट चालू होता है। पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रिंग में आते हैं, जहाँ पे पॉल हेमन बात करते हैं कि अभी मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं जो कि फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। यहाँ पे वो पहले पॉइंट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड की तरफ आते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ इससे पहले वो आ जाए, यानी बात हो रही थी यहाँ पे रोमन रेंज की। और ठीक इसी पॉइंट पे रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंज आते हैं, पूरा अपना टाइम लेते हैं, शाही एंट्री उनकी होती है। काफी ज्यादा लाउड चैंट लगने लगे हैं रोमन रेंज के, ओटीसी ओटीसी ओटीसी। पॉल हेमन यहाँ पे बोलते हैं मैं डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता हूँ, मैं रूड नहीं होना चाहता हूँ, जहाँ पे एस होल के चैंट लगने लगते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि मतलब सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, वो कंफर्म करते कि अब उन्हें एक लीडर की जरूरत है, तो वो ऑफर देते हैं यहाँ पे रोमन रेंज को कि वो ज्वाइन कर ले उनकी फ्रैक्शन को। जहाँ पे यू सोल्ड आउट के चैंट लगने लगते हैं ऑडियंस के द्वारा। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि हम दोनों का फायदा नहीं है कि हम लोग आपस में लड़े, हम लोग का फायदा तब है जब हम लोग साथ में रहें। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं ही विल ऑलवेज बी अ फैमिली बिकॉज आई लव यू माई ट्राइबल। उसके बाद पॉल हेमन माइक देने के लिए जाते हैं रोमन रे को, लेकिन रोमन रे यहाँ माइक छीनते हैं, प्यार से नहीं लेते हैं। उसके बाद वो टाइम लेते हैं और उसके बाद कहते हैं एक्नॉलेज मी। यहाँ पे फिर ह्यूज पॉप मिलता है रोमन रेंज को। यहाँ पे पॉल हेमन अपनी उंगली उठा के एक्नॉलेज कर रहे होते हैं रोमन रेंज को। उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं अगर तुम ये बात कुछ सालों पहले बोलते तो मैं शायद तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अभी तुम एक डम एस होल। इस बात को सुनकर ब्रॉन ब्रेकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड उनको क्लेम डाउन करते हैं। इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं ब्रॉन को कि शांत रहो, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हेमन पूरा क्रेडिट खुद ही ले लेता है। पॉल को लगता है कि उसने मतलब ट्राइबल चीफ को बनाया, ब्लड लाइन को बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। रोमन रेंज को अभी भी फैंस एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए वो ट्राइबल चीफ है, वो ग्रेट चैंपियन है। हेमन बस उसका पार्ट था, हेमन ने चैंपियन बनाए रखने में कोई योगदान नहीं किया है। इस चीज को बनाने में सोलो, दिउसो और सेमी का हाथ है। पॉल तुम गलती से ये मत बोल देना कि ब्लड लाइन को तोड़ने में मेरा हाथ है, वो तुम थे जिसने ब्लड लाइन को तोड़ा। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि तू चला जाए यहाँ से, जो तू अच्छा करता है वो स्टेप डाउन कर बैक और यहाँ से रिंग को छोड़ो चला जाए। रोमन ने थोड़ी एक्टिंग करते हैं बाहर जाने की, लेकिन कहते हैं कि तूने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। माइक उसकी तरफ फेंकते हैं और सुपरमैन पंच लगाते हैं। फिर यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को पीटते हैं, लेकिन अकेला बंदा दो लोगों को कैसे संभाले, यहाँ पे पिटने लगते हैं रोमन रेंज। यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन जे उसे यहाँ पे आते हैं, बचाते हैं। यहाँ पे डबल सुपर किक लगता है। उसके बाद हमें क्या देखते हैं, डबल क्लियर लगते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन को भागना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से एंड हुआ आज मंडे नाइट रॉ। तो काफी इंटरेस्टिंग था, लास्ट वाला सेगमेंट काफी अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।